तो आज की क्लास आप लोगों की है, नोट कर लें। सबसे पहले शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है, ठीक है, अभी लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। एक पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर्स बेटा इशू करती है, यानी आपको मालूम है कि मान लो ये कंपनी है, क्या है, कंपनी है, और इसने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन जो है इनका हो गया, यानी कि इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन समझते हो, इनकॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस जो इनका है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जब एग्जिस्टेंस में आ जाती है ये कंपनी, तो एक्चुअली तब तक इस कंपनी के कोई मालिक नहीं होते हैं। ओके, जब इस कंपनी के कोई मालिक नहीं है तो कंपनी के मालिक को बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, इशू ऑफ शेयर्स करती है। ठीक है, अब कहोगे कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले क्या उस कंपनी के कोई मालिक नहीं थे, है कि नहीं? तो आप खुद सोचो कि जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो एग्जिस्टेंस में आने से पहले इट मीन कि जब तक कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब तक कंपनी का कोई भी मालिक नहीं होता है। जो भी उसके प्रमोटर्स होते हैं, कौन होते हैं, प्रमोटर्स, यही कंपनी के जो रिक्वायरमेंट होते हैं एग्जिस्टेंस में लाने का, यही सब कुछ निभाते हैं। दैट इज क्लियर। अब देखिए, एक पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद आप खुद सोचो कि इनको बिजनेस स्टार्ट करना होगा। क्या करना होगा, बिजनेस स्टार्ट। तो बिजनेस स्टार्ट के लिए आप बताइए इनको पूंजी की आवश्यकता होती है कि नहीं? किसी को भी कैपिटल की नीड होगी। तो अब कंपनी को क्या है, बिजनेस स्टार्ट के लिए कैपिटल नीड है। अच्छा, जब कैपिटल नीड है तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी को कैपिटल की नीड होती है तो ये पहली बात तो कंपनी के मालिक को भी बनाना है। कंपनी के मालिक अभी तो है ही नहीं कंपनी में, कंपनी को चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपनी को चलाने का कंप्लीट काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इनके पास एक लीगल एग्जीक्यूटिव होता है, ये होता है कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी के जितने भी मामले होते हैं, लीगल मामले, सबको वो एडवाइस देता है बीओडी को। ठीक है, और कंपनी के हिसाब किताब को देखने के लिए, किसको, कंपनी के हिसाब किताब को देखने के लिए वहां पे ऑडिटर्स अपॉइंट होता है। क्या अपॉइंट होता है, ऑडिटर्स, यानी कि कंपनी के ऑडिटर्स कंपनी के हिसाब किताब को देखते हैं, हिसाब को चेक करते हैं, जांचते हैं। कंपनी को लीगल एडवाइस देता है कौन, कंपनी सेक्रेटरी, और कंपनी को चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट मीन कि कंपनी के जो शेयर्स जब इशू हो जाते हैं तो कंपनी में कौन आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। जब ये सब्सक्राइब हो जाता है शेयर्स तक, उसके पहले नहीं। दैट इज क्लियर। ओके, और फिर क्या होता है कि कंपनी को आप चाह रहे हो, कंपनी स्टार्ट हो गई, तो कैपिटल इकट्ठा के लिए आपने क्या किया, जब तक कि आपका शेयर्स नहीं इशू होगा तब तक कंपनी में कंपनी के मालिक नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कंपनी ने शेयर्स इशू कर लिया, शेयर होल्डर भी हो गए। अब ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं, यानी कि कंपनी के प्रबंध संचालन में ये भाग भी लेते हैं और नहीं भी भाग लेते हैं। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये विशेषतया कंपनी को चलाते हैं। कंपनी के मालिक तो दुनिया के कोने कोने में फैले होते हैं। कोने कोने में फैलने का मतलब कि हाँ पहुंच गए हैं, तो कंपनी के मालिक
दुनिया के कोने कोने में फैले होते हैं। यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, आपने क्या किया, किसी बंबई की कंपनी का या मुंबई से किसी कंपनी का शेयर्स ले लिया, तो आप यहां से तो पार्टिसिपेशन में जाओगे नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम आपको भी कॉल किया जाएगा जब आपके शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के विषय में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में या लास्ट ईयर क्लासेस में। आप लोग हमारे साथ थे, हमने डिस्कशन किया हुआ था कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कि 2 मीटिंग्स होती है। एक होती है एनुअल मीटिंग और एक होता था ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको बस केवल ये बताना चाहते हैं कि शेयर्स इशू के बाद भी शेयर होल्डर्स कंपनी में केवल 2 बार इकट्ठा होते हैं, एक तो ईजीएम और एक तो एजीएम। एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दैट इज क्लियर। अच्छा, हमें इस प्रेजेंट चैप्टर से केवल मतलब है कि इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। यानी कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कैपिटल कलेक्शन के लिए शेयर्स इशू किया। दैट इज क्लियर, ओके। एनी डाउट? नो सर। अब देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए अपने रजिस्टर्ड जो उसका एथराइज्ड कैपिटल होता है ना बेटा, एथराइज्ड कैपिटल होता है, ठीक है। यानी कि जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे हम एथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम इस कैपिटल तक कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है, ओके। अब कंपनी ने क्या किया, अब इसमें कंपनी ने शेयर्स इशू किया। क्या किया? इशू किया। यानी इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। कभी भी इशूड कैपिटल आपका एथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज क्लियर। अब ये इशूड कैपिटल में, इशूड कैपिटल जितना आपका है, इसमें से सब्सक्राइब होगा, यानी शेयर होल्डर्स जितने आपके एप्लीकेशंस ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड में 2 बातें होंगी। सब्सक्राइब्ड में जितना सब्सक्राइब्ड हो गया है उसमें से जितना आपने कॉल्ड किया कि पूंजी दो, उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और उसमें से इस कॉल्ड अप कैपिटल में जितना पैसा मिल चुका होता है, यानी कि अभी सब्सक्राइब हो गया तो कॉल्ड अप, अभी जितने लोगों को कॉल्ड नहीं किया गया होता है वो अनकॉल्ड होते हैं। अनकॉल्ड का मतलब कि कंपनी अपने जीवन काल में जब चाहेगी तब इनको कॉल करके पैसे मांगेगी जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जैसे मान लीजिए कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया है, सबके पास 1,000 शेयर्स थे सर, तो कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। कंपनी ने क्या किया कि 50,000 शेयर होल्डर को कॉल किया और इस कॉल में सभी लोगों ने क्या किए? पैसे पेड कर दिए, ठीक है। तो जितने लोगों ने पेड किया इसे पेड अप कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और इसी कॉल्ड अप में से जितने लोगों ने पेड नहीं किया वो अनपेड कैपिटल हो जाता है। यानी कि उसके लिए कंपनी के प्रोविजंस जो होंगे, या तो पेड नहीं किए नियमतः या टाइमली तो फॉरफिट किया जाएगा, या फिर जो कंपनी के प्रोविजंस बनेंगे, ठीक है। एनी डाउट? अब देखो अनकॉल्ड अप कैपिटल मतलब 50,000, हम सपोज कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 50,000 शेयर होल्डर से कंपनी ने कहा कि इनसे हम बाद में मांग लेंगे पैसे, यानी कंपनी के जीवन काल में जब भी पैसे मांगनी चाहेगी कंपनी तब मांगेगी, ओके। तो फिर क्या होगा? ये क्या है? अनकॉल्ड अप है। इसी को बेटा बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। यानी कंपनी ने कभी उनसे पैसे मांगे नहीं थे तो उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, ओके। एनी डाउट? नो।
अब फिर क्या होता है, अब फिर क्या होता है, 1 मिनट। ओके, ये समझ में आया। अब देखो अब क्या करना है कि कंपनी ने अब एथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है इशूड कैपिटल, इशूड का पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब का पार्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप का पार्ट होता है पेड कैपिटल, इसी में अनपेड कैपिटल जिन लोगों ने पेड नहीं किया होता है। एंड अब फिर इसमें क्या होता है, सब्सक्राइब में ही अनकॉल्ड अप, यानी कि इसी को कह सकते हैं रिजर्व। कंपनी ने क्या किया, इनसे कहा कि हम आपका पैसा रिजर्व रखे हैं, जब चाहेंगे तब हम आपसे मांगेंगे। दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। ओके, अब देखो जो शेयर्स आपको इशू करना है, जो शेयर्स क्या किया आपने इशू करना है, इसका ये प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है, चलिए इसके विषय में देखा जाए। देखो कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किया। तो शेयर्स इशू से पहले आपको अच्छे ढंग से मालूम है कि कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। यस सर, ठीक है। कंपनी उस प्रॉस्पेक्टस में आप लोगों ने प्रॉस्पेक्टस की भी स्टडी बीकॉम सेकेंड ईयर में की है, ठीक है। आपने जो एग्जाम्स दिए या नहीं दिए वो अलग मामला है, ठीक है। लेकिन फिर क्या है कि प्रॉस्पेक्टस बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं आप कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं सब नोटेड होते हैं रिगार्ड्स द कंपनी। जब भी कंपनी को कोई भी शेयर्स इशू करना होगा तो प्रॉस्पेक्टस का इशू अवश्य होगा, ठीक है। अब उस प्रॉस्पेक्टस के में क्या होगा कि आप शेयर्स क्यों इशू कर रहे हो, ये पहले आपको मेंशन करना होगा माय डियर। यदि प्रॉस्पेक्टस क्यों इशू किया ये नहीं मेंशन किया तो फिर कंपनी का जो कंपनी लॉ है वो आपके प्रॉस्पेक्टस को फेल मानेगा, यानी आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। आपको बताना होगा कि ये जो पैसा आप इशू से पाओगे इसका करना क्या है। बात समझ आया? तो अब देखो मैंने स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है कि कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन जो फर्स्टली शेयर्स इशू होते हैं वो इक्विटी इशू होते हैं। पहले जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, प्रॉफिट कमाने लगती है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना इनका राइट प्रेफरेंस होता है वो कैपिटल को लेके एंड प्रॉफिट को लेके। तो अभी तो कंपनी अपने अल्टीमेट मालिक बनाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करती है। लेकिन हम लोगों की जो अकाउंटिंग है ये दोनों की है, इक्विटी की भी है और प्रेफरेंस की भी है। दैट इज क्लियर। सो अब देखो, अब ये जो आपके शेयर्स जो है इशू होने हैं ये दो कंसिडरेशन के लिए इशू होते हैं। कितने कंसिडरेशन के लिए? दो कंसिडरेशन के लिए। पहला कंसिडरेशन आपका कैश है और दूसरा अदर देन कैश है। ओके, दो कंसिडरेशन होंगे भाई, या तो कंपनी ने शेयर्स कैश के लिए इशू किया है और या तो कंपनी ने शेयर्स अदर कंसिडरेशन के लिए इशू किया है। कैश कंसिडरेशन में आपको कैश मिलेंगे और अदर कंसिडरेशन में फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है और भी कोई एसेट्स हो सकते हैं। दैट इज क्लियर। लेकिन जब फर्स्टली कंपनी आईपीओ करती है ना, अभी आप कहेंगे सर आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो जनता में आमंत्रित करती है। अभी आपने सुना होगा एलआईसी का आईपीओ कुछ दिन में होने वाला है, यानी कि आप भी उसके कुछ हिस्सेदारी के मालिक बन सकते हैं। दैट इज क्लियर। अभी आईपीओ गवर्नमेंट ने ये प्लान किया हुआ है कि हम कुछ निजी हाथों में इसके मालिकाना हक को कुछ निजी हाथों में भी बेचेंगे। तो बेचने का मतलब ही नहीं कि उसका मकान बेच देगा, उसकी बिल्डिंग बेच देगा, बल्कि कुछ शेयर होल्डर्स बनाएगा। शेयर होल्डर्स का मतलब अब तक जो एलआईसी के कंप्लीट मालिक थे वो गवर्नमेंट थे या गवर्नमेंट थी, लेकिन अब उसके 20% के जो फिगर्स हैं, जो मालिकाना हक है, वो शेयर्स इशू कर लेगा।
शेयर्स इशू करने का मतलब कि आप भी शेयर्स ले सकते हो, आप भी ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। दैट इज क्लियर। अब आपने क्या किया, पहला बना कैश कंसिडरेशन और सेकंड क्या बना, अदर देन कैश कंसिडरेशन। या तो आपका कंसिडरेशन कैश होगा या तो कंसिडरेशन कैश के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, बोलिए कोई डाउट बेटा? चलो ठीक है। तो हेडिंग बना हुआ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन। ओके, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। ओके, एनी डाउट? नो, आई थिंक। फिर क्या होता है भाई, ये देखो, ये आपके जो शेयर्स है ना, ये दो तरह से इशू हो सकते हैं। एज पर कंपनी एक्ट 2013, इट इज द इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स ओनली मे बी इशू एट पर एंड इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट प्रीमियम। ओके, यानी कि कंपनी एक्ट 1956, आप छोटे रहे होंगे तो आप लोगों ने नई 1956 एक्ट की स्टडी नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने 1956 की स्टडी करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, बीकॉम में क्लासेस में, इंटरमीडिएट की क्लासेस में हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 1956 को ही स्टडी किया था, लेकिन 2013 1956 को रिप्लेस किया गया। टोटल कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्टेंस में आया तो ढेर सारे प्रोविजंस और ढेर सारे सेक्शंस उसके चेंज हो गए कंपनीज एक्ट 2013 ने। यहाँ क्या कहा, पहले डिस्काउंट पर शेयर्स इशू होते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने सीधे सीधे कह दिया कि एनी फ्रेश शेयर्स कैन नॉट इशू एट अ डिस्काउंट। यानी कि आप अपने दिमाग से डिस्काउंट का ख्याल उतार देंगे कि कभी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं होंगे। अब देखो, कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पर अब इशू नहीं होंगे, लेकिन कुछ शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। कुछ शेयर्स ऐसे हैं, जैसे मैं नाम बता दूं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? कंपनी अपने किसको, अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू कर लेती है, डिस्काउंट पर देती है, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इसके प्रोविजंस हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल यहाँ आपके प्रोविजंस में अकाउंटिंग में नहीं है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है, तो डिस्कशन किया जाएगा कभी बीच में। फिर सेकंड जो शेयर्स हैं ये हैं स्वेट इक्विटी शेयर के बाद जो फॉरफिटेड शेयर्स होंगे ना, वो जो होंगे वो री इशू हो सकते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स क्या हो सकते हैं, री इशू हो सकते हैं, किस पे, एट डिस्काउंट। ओके, यानी आपके जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, फॉरफिटेड का नाम तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा 12th क्लासेस में या फिर अदर क्लासेस में भी आप देखे होंगे। तो फिर क्या होता है बेटा, आपने क्या किए, दो शेयर्स एंड थर्ड, यदि ईसॉप, मैं बताऊंगा आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये आपके इसी शेयर चैप्टर में लास्ट में चलेगा, लास्ट टॉपिक होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड बाई बैक ऑफ शेयर्स, दो टॉपिक इसी में है। तो ये केवल 3 शेयर्स ऐसे हैं कि जो अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, यानी कि अब कोई नए शेयर से डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। अब देखो क्या होता है भाई, आपने इशू ऑफ शेयर्स एट पर किया, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम किया, ठीक है। अच्छा, एट पर तो चलो समझ में आता है, प्रीमियम आप मान लीजिए किसी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, कितनी है, 10 है, वो आपसे 5 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। क्यों एक्स्ट्रा लेगा भाई, क्यों एक्स्ट्रा लेगा? शेयर की डिमांड बढ़ गई होगी, जाहिर सी बात है कि उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, डिविडेंड्स ज्यादा देता होगा,
मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स के डिमांड बहुत ज्यादा होंगे, है कि नहीं? तो ऐसी कंपनी जो है, जो शेयर्स इशू करती है, अक्सर प्रीमियम पर इशू करती है। प्रीमियम मींस कि फेस वैल्यू प्लस एनी एडिशनल या अदर अमाउंट। ठीक है, कि आपका फेस वैल्यू जितना था उससे ज्यादा पर आपने शेयर्स इशू किया, तो उससे ज्यादा पर यदि आपने शेयर्स इशू किया तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एंड जब आपने क्या किया, उसके फेस वैल्यू पर इशू किया, तो दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट पर। यू वेल नोन अबाउट योर इंटरमीडिएट क्लासेस एंड नाउ हियर आल्सो। सो फिर क्या होता है कि इशू ऑफ शेयर्स एट पर को लेते हैं, कंसिडरेशन इन कैश को लेते हैं। ओके, अब देखो, अब इसमें भी बातें हैं, मिटा दूं मैं इसे? अभी आप कहोगे सर इसमें कौन सी दो बातें हैं, क्यों? इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें कौन सी दो बातें हैं? तो देखो, एक तो आप क्या कहते हो कि शेयर्स इशू किया फुल पेमेंट में, शेयर्स क्या इशू किया? इन फुल पेमेंट में। आपने जो शेयर्स इशू किए हैं उसका कंप्लीट अमाउंट इकट्ठे पा लेते हो। दैट इज क्लियर? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। शेयर्स इशू किया आपने, तो उसका पैसा या तो पार्शियल पेमेंट में लेते हो या तो फुल पेमेंट में लेते हो। यानी कि फुल पेमेंट और सेकंड किस में? इंस्टॉलमेंट में लेते हो। ठीक है, आप फुल पेमेंट में लेते हो या इंस्टॉलमेंट में लेते हो? तो फुल पेमेंट में जब आप लोगे और जब आप इंस्टॉलमेंट में लोगे, दो बातें होंगी। कहां से स्टार्ट हुआ? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। कैश कंसिडरेशन में दो कंडीशन, प्रीमियम एंड पर, और फिर क्या है? अब यदि अभी हम लोगों ने ऐड पढ़ लिया है, क्या लिया है? आप लिख लो भाई, इशू ऑफ शेयर एट क्या? पर। इशू ऑफ शेयर्स एट पर। इशू ऑफ शेयर एट पर। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर। केसेस क्या बनेंगे? फुल पेमेंट, यानी कि आपने जितने शेयर्स का वैल्यू है, जितने में आपने आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अलाउ किया है, और साथ ही साथ जितने पैसे आपके मिलने हैं उस शेयर्स पे, आपने क्या किया? इकट्ठे पा लिया उसे। दैट इज कॉल्ड फुल पेमेंट। तो चलो इसको लिख लो, लिखो जर्नल एंट्रीज, journal entries in the books of company। अच्छा एक बात बताओ, ये अकाउंटिंग किसके यहाँ होगा? कंपनी के यहाँ होगा कि शेयर होल्डर्स के यहाँ? कंपनी के यहाँ होगा, कंपनी के यहाँ होगा। दैट इज क्लियर? ओके, अब अभी मैंने इस केसेस में बता रहा हूँ, इस केस में जस्ट इसको मिटा के मैं बताऊंगा। ओके बेटा, चलो देखो फिर क्या होता है। आपने क्या किया? फुल पेमेंट के लिए इशू किया, तो एक सिंपली सोचो, कंपनी के पास क्या आएगा और क्या जाएगा? बस बहुत बेसिक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट इज क्लियर? तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आएगा? पैसे आएंगे। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, कंपनी के पास से क्या जाएगा? शेयर कैपिटल। दैट इज क्लियर? टू इक्विटी हो तो इक्विटी, और प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, इसी को मैं एक और कॉन्सेप्ट में समझाता हूं आपको। दुनिया का कोई भी एसेट जब अधिक होता है तो डेबिट होता है, और दुनिया का कोई भी लायबिलिटीज यानी कैपिटल जब अधिक होता है तो क्रेडिट होता है। मैंने तो ये तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेंस में समझा दिया, लेकिन सेकंड चीज देखो कि दुनिया का कोई भी एसेट जब आपके पास आएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन में जब एसेट आएगा तो वो डेबिट होता है, यानी एसेट से जब अधिक होता है तो डेबिट होता है, आता है तो डेबिट होता है।
दैट इज क्लियर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया, सब कैश आया, कैश यानी कि बैंक के फॉर्म में लिखा है आपने। तो यदि आपके पास वो आता है तो एसेट जब आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है ना। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब घटता है तो क्रेडिट होता है। ओके, यस सर, दैट इज क्लियर। तो एसेट आ गई, यानी एसेट्स आपके पास पहले मान लो 0 था, अब क्या 10,000 हो गया, तो 0 से 10,000 क्या हुआ, अधिक हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज डेबिट। अच्छा, जब कैपिटल आपका एक्सेस होता है, कैपिटल बढ़ता है, तो मालूम है क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उस सेंस में भी हम कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी है तो इक्विटी का नाम लिख देंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस का नाम लिख देंगे। ओके बेटा, बीइंग issue of shares for full consideration या issue of shares लिख लो। कोई दिक्कत किसी को नहीं, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, फिर क्या किया, सेकेंड क्या किया, अब आपने क्या किया, जो पैसे हैं ना वो अपने शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में मांगते हो। बहुत अच्छे ढंग से आप जानते भी उसे कि आप अपने शेयर्स को किस में मांगते हैं, शेयर्स के पैसे को इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, नोट कीजिए, पहला इंस्टॉलमेंट व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर्स received in installment, that is clear। तो फर्स्ट लिखिए when application money received, जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है कि नहीं, तो क्या एंट्री होती है बेटा, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, यदि इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या किया, आपको एप्लीकेशन के पैसे मिल गए। ओके, एप्लीकेशन के पैसे आपको मिल गए, एनी डाउट, नो। एंड ये एप्लीकेशन का पैसा मालूम है क्या करते हो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो। तो सेकंड लिखो व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी एप्लीकेशन का पैसा ना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो एक बात बताओ, कैपिटल में जब ट्रांसफर करोगे तो पैसा ज्यादा होगा कैपिटल में, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल क्रेडिट होता है और एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज क्लियर। चलो ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हो आप, अब आपने क्या किया, अब आप अलॉटमेंट करते हो। ओके, अब अलॉटमेंट के लिए जाते हो तो लिखो व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, मैं यहीं पे लिख दूं, थर्ड केस इज व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपने क्या किया, अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया। ध्यान दीजिएगा, ड्यू का मतलब होता है कि आपने उनको कॉल किया कि अब मुझे पैसे दो,
ड्यू का मतलब क्या हुआ, आपने उनको कॉल किया, अलॉटमेंट का कॉल किया, हमने आप शेयर्स आपको अलॉट किए, अब आप अलॉटमेंट के पैसे दे दो। तो जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा, जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा तो अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लो आपने फर्स्ट कॉल डेबिट ड्यू किया तो फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगा, मान लो सेकंड कॉल आपने किया तो सेकंड कॉल डेबिट हो जाएगा, और तीनों केसेस में कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। एंट्रीज याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो कि जब आप उनको अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कीजिए, या फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कीजिए, या सेकंड कॉल का पैसा ड्यू कीजिए, या किसी भी कॉल का पैसा ड्यू कीजिए, तो वो पर्टिकुलर अलॉटमेंट कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितने भी कॉल्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ओके। और फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मिला है तो टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मिला है तो टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मिला है तो टू फाइनल कॉल। यानी आपको एंट्रीज याद नहीं करनी है, इंटरमीडिएट में जैसे बैठ के पहले लर्न किया फिर जाके उसको एक एंट्रीज की, तो फिर यहाँ कुछ नहीं, याद मत कीजिए, याद करने से चीजें भूल जाती हैं और समझने से चीजें कभी भूलती नहीं है, ठीक है। अब चलो देखो अलॉटमेंट किया था, देखो व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का मनी क्या होगा, ड्यू हो गया। तो अलॉटमेंट मनी जब ड्यू हो जाएगा तो क्या एंट्री होगी भाई, मैंने जस्ट कहा कि पर्टिकुलर कॉल्स डेबिट हो जाएंगे, अलॉटमेंट यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment money due, being allotment मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया, ड्यू हो गया, अब ये मिलना है, अब क्या है, अब ये मिलेगा तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो बेटा लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज क्लियर। अलॉटमेंट का पैसा आपने ड्यू किया और अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया, ओके। अब क्या करोगे, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल के लिए जाओगे, लिखो व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, व्हेन ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, फिफ्थ एंट्री है, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो जस्ट अभी अभी हमने 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि जो कॉल्स ड्यू होंगे वो डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो लिखेंगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज क्लियर। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू या फर्स्ट कॉल ड्यू, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ओके। एंड सच पर्टिकुलर मनी रिसीव्ड, लिखेंगे व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल के पैसे को क्या किया, पा लिया। अच्छा अब सेकंड कॉल को ड्यू कर लो, सेकंड कॉल को पा लो, ठीक है। तो यहीं पे लिख लो 7th एंट्री, व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू, व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being final call money due. That is clear? And a bank account debit when final call money received. So bank account debit to share final call. ठीक है। अब मैं एक लॉजिक की बात बता दूंगा आप लोगों को। एग्जैक्टली इसके बाद बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में किसमें, बैलेंस शीट में कौन सी चीजें बैलेंस शीट में जाती हैं, कौन सी चीजें बैलेंस शीट में जाती हैं मालूम है आप लोगों को? आपने साल में ट्रांजैक्शन किए और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। ठीक है, जो अकाउंट्स ओपन रहता है यानी कि जो अकाउंट क्लोज नहीं हो पाता वही बैलेंस शीट में जाता है। यानी कि जिसका अकाउंट क्लोज हो जाता है वो बैलेंस शीट में क्यों जाएगा भाई? बैलेंस शीट में क्या चीजें जाती हैं भी आप कहेंगे सर एसेट्स और लायबिलिटीज। सही मामले में ऐसे एसेट या ऐसी लायबिलिटीज कि जिनका अकाउंट आपने ओपन तो किया लेकिन वो क्लोज नहीं हो पाया, तो वो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। और जो ओपन हुए और क्लोज भी हो गए सेम ईयर में वो बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। जैसे आपने क्या किया, आपने किसी को सैलरी, आपके एम्प्लॉय ने आपके यहाँ काम किया, एक एग्जांपल ले लो, आपके एम्प्लॉय ने काम किया, आपने उसको पेमेंट नहीं किया। क्या किया? पेमेंट नहीं किया, तो सैलरी तो उसकी ड्यू हो गई ना, लेकिन वो क्या है, आउटस्टैंडिंग में आ गया। अगर सैलरी आप पेड किए होते, क्या हुआ होता? सैलरी पेड कर दिया होता तो वो सैलरी का अकाउंट क्लोज हो जाता, लेकिन आपने सैलरी अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाया, पेमेंट नहीं दे पाया, तो फिर वो लायबिलिटीज बन के आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। एक सिंपल वे में कि यहाँ हम लोगों ने अकाउंट्स जो ओपन किए हैं, मैं बैलेंस शीट बताता हूँ अभी, बैलेंस शीट का स्पेसिमेन ड्रा भी कर लूंगा। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझना। लेकिन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन साइड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हो गया। ये अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब मैंने यहां से किया था, यहां से अलॉटमेंट डेबिट हुआ और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। ये अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। शेयर फर्स्ट कॉल क्या हुआ? डेबिट हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया, अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। शेयर फाइनल कॉल डेबिट हुआ और शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो गया। एग्जैक्टली आप देखो आपके पास बचे क्या? ये देखो बैंक यहां बचा ना बेटा, फिर देखो बैंक यहां बचा, बैंक यहां बचा और बैंक यहां बचा। बैंक खाता क्लोज नहीं हुआ, तो ये अगर जो एक बैलेंस शीट हम लोग ड्रा किया जाए, एक बैलेंस शीट हम लोग क्या किया जाए? ड्रा किया जाए। छोटा सा स्पेसिमेन बैलेंस शीट का हम लेते हैं, ये छोटा सा स्पेसिमेन मैं लेता हूं। ठीक है, ये नोट्स का कॉलम होता है, पतला सा मैं खींच देता हूं ताकि गलती ना हो। और ये बैलेंस शीट है, बस एक मतलब आपको समझाने के लिए। आप यहाँ लिखते हो पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट एंड अमाउंट का कॉलम होता है, सब लोग जानते हैं। तो ऐसे टाइम पर ये आप यहाँ लिखते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ लिखते हैं शेयर होल्डर फंड और यहाँ लिखते हैं इक्विटी कैपिटल। दैट इज क्लियर। आप इस बैलेंस शीट में देखो कि एक खाता और ऐसा है कि जो क्लोज नहीं हुआ है। ये देखो कौन सा खाता है? कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं क्लोज हुआ, कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं क्लोज हुआ, कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं क्लोज हुआ,
कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं क्लोज हुआ, तो सबका कोई अमाउंट होगा ना, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ एंट्री कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसका खाता क्लोज नहीं हुआ वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। और फिर किसका खाता नहीं क्लोज हुआ? बैंक अकाउंट का। दैट इज क्लियर। तो अब देखो एसेट्स में हम लोग क्या लिख लेंगे? बैंक। और हम समझते हैं कि जितना बैंक है उतना ही लायबिलिटीज कैपिटल भी है, सेम उतना ही आएगा। दैट इज क्लियर। तो यदि आपको कोई कहे कि जर्नल डेज के साथ बैलेंस शीट भी बनाओ, तो नहीं बना लोगे? पक्का है। तो जानते हो क्या, आपके एग्जामिनेशन में कहता है कि पास द जर्नल डेज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो जो जब आप इंटरमीडिएट की क्लासेस में होते हो या ऐसी क्लासेस में होते हो जहां आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर बैलेंस शीट को आप छोड़ देते हो, बैलेंस शीट नहीं बनाते हो। और जब बैलेंस शीट नहीं बनाते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आपके 2 मार्क्स को काट लेते हैं। अब बैलेंस शीट में है क्या कि नहीं बनाओगे? बैलेंस शीट में लिखना क्या था? कुछ नहीं लिखना था। एक तो आपका इक्विटी कैपिटल लिखना था और एक तो आपको बैंक लिखना था। और इसी में आप क्या होते हो? कंफ्यूज होते हो कि सर बैलेंस शीट नहीं बनाया। भाई क्यों नहीं बैलेंस शीट बनाया? इतना आसान सा तो बैलेंस शीट था, इंटरमीडिएट में देखा था, सब बीकॉम में एकदम दिमाग खुल गए, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया जाए, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलो अब क्या है, ये आपका बेटा क्वेश्चन है। अब आपने क्या किया, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at per application ₹2, allotment to first call 4 and second call 4. Such money duly received and journal days made in the books of company. Okay, now we start. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना भाई? आपने शेयर्स इशू कितना किया सर? 10,000 एंड 2 इंटू यानी 20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने इस पैसे को क्या किया, इस 20,000 को बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। ओके, थर्ड केस क्या है, एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका, अब कॉल्स किया जाएगा। तो व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू लिखना क्या है, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? सेम अमाउंट है यानी 20,000 सी मिलेगा। ओ अलॉटमेंट कर लो भाई, अलॉटमेंट कर लो। लिखो व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो सेम अलॉटमेंट वही सेम बात हो गई। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट इज क्लियर। अब क्या है, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 20,000। ओके, अब क्या कर लो, याद रखना मैं इसे मिटाऊंगा। फर्स्ट कॉल 4 रुपीज है, सेकंड कॉल 2 रुपीज है। तो when first call money due, share first call account debit to share कैपिटल अकाउंट। कितना था बेटा? 4 ना,
तो 4 इंटू 10,000 यानी कि 20,000 ड्यू हो जाएगा। 20,000 मिलेगा भी तो 40 सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 40,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। मिल गया फर्स्ट कॉल का पैसा। चलिए फाइनल कॉल ड्यू कीजिए, लिखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 20,000। ओके, आप जब एग्जामिनेशन में सॉल्व करना या जब कॉपी पे सॉल्व कीजिए तो जर्नल की लाइन खींच लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने जर्नल की लाइन नहीं खींचा, लेकिन जर्नल की लाइन खींचनी आवश्यक है, ठीक है। ओके, इस पैसे को पालो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना 20,000। दैट इज क्लियर? ओके, सो शुरू। अब हम लोग क्या बनाए, बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट का स्पेसिमेन आप ले लेंगे। बैलेंस शीट का स्पेसिमेन आपको मैंने बताया था कि नोट्स का कॉलम होगा और ओके, ये आप लिखेंगे बैलेंस शीट, डेट देख लेंगे, पर्टिकुलर नोट्स एंड अमाउंट। दैट इज क्लियर? ओके बेटा, अभी मैंने आपसे एक सिंपल चीज बोला था कि आप लिखेंगे यहां इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दैट इज क्लियर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहां सबसे पहला लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसमें आप पहला लिखेंगे इक्विटी कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने अभी कहा है कि जो अकाउंट क्लोज नहीं होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे। ये देखो, एप्लीकेशन डेबिट हुआ और एप्लीकेशन क्रेडिट भी था, अलॉटमेंट डेबिट भी था और अलॉटमेंट क्रेडिट भी हुआ, फर्स्ट कॉल डेबिट था तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट भी हुआ, फाइनल कॉल डेबिट था, फाइनल कॉल क्रेडिट भी हुआ। जो अब देखो ना, अब बाकी के अकाउंट बिल्कुल ओपन है, यानी कैपिटल देखेंगे तो कैपिटल 4 जगह आपको मिलेगा, वो क्लोज नहीं हो पाया। यानी कि अगर जो क्रेडिट हुआ तो क्लोज कैसे होता, अगर वो डेबिट हो जाता, हुआ ही नहीं ऐसा कहीं कि कैपिटल क्रेडिट हो। तो कैपिटल की अमाउंट को आप देखें तो ये देखो, कैपिटल यहाँ कितने से है, कैपिटल यहाँ 20,000 से है, यहाँ कैपिटल 20,000 से है, तो 40, यहाँ कैपिटल 40,000 से है यानी 80, और यहाँ कैपिटल 20, यानी कैपिटल अकाउंट जो ओपन है वह 1 लाख से है। दैट इज क्लियर? और तो कुछ है नहीं इसमें। ये आपका बैलेंस शीट बंद हो गया। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड में आओ, यहां लिखो एसेट्स। एसेट्स में आप देखेंगे केवल एक चीज है, वो भी है बैंक अकाउंट। जो डेबिट ही हुआ, कभी क्रेडिट नहीं हो पाया। ओके, तो क्रेडिट नहीं हो पाया तो कहां कहां है देखो, सब जगह आप काउंट कर लोगे
तो 1 लाख ए बी आएगा, दैट इज क्लियर, ओके, दैट इज क्लियर, एनी डाउट? नो। आई थिंक कि आपने क्या किया, एक जर्नल डेज भी पास की, बैलेंस शीट भी बनाया, फिर इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है कल की क्लास में हम लोग अच्छे से स्पीड लेते हैं, ओके। तो सो थैंक यू आज की क्लास के लिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास इशू ऑफ शेयर्स एक्ट पर स्टडी किया था, है कि नहीं? इशू ऑफ शेयर्स एक्ट पर आप, और फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया था, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया था, है कि नहीं? हेडिंग डालिए इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। देखो हमने बताया था कि जब कोई रेपुटेड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी हो, जिसके शेयर्स मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो, या वो डिविडेंड्स हाई देती हो, हाई डिविडेंड्स देती हो, प्रॉफिट उस कंपनी के बहुत अच्छे हो, तो ऐसी कंपनी का जो शेयर्स होता है ना, वो जो फेस वैल्यू होता है और प्लस एडिशनल कोई अमाउंट लेती है, तो इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या हो कि कंपनी ने अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा अपने शेयर होल्डर से लेना चाहती है अपने शेयर्स के बदले, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ओके। यानी when company issue of shares at excess price than face value of share, such is called issue of शेयर एट प्रीमियम, ओके। जब कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स को उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर इशू किया, तो इसे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहते हैं, दैट इज क्लियर। अब देखो अब क्या होता है, यानी कि सच प्रीमियम amount transferred to security premium reserves account, ऐसे अमाउंट को जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है, ओके, लिख लिया, ओके। तो अब देखो ना, अब इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है हम लोग उसको देखा जाए, जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए चलो देखते हैं। चलो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, लिखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन द बुक्स ऑफ कंपनी ने क्या करना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जर्नल डेज लिखी जाती है, सबसे पहले जर्नल डेज, यानी कि अलॉटमेंट प्रीमियम मनी ड्यू विथ अलॉटमेंट। रेयरली देखा जाता है कि प्रीमियम अलॉटमेंट से अलग होता है, अक्सर जो प्रीमियम का पैसा होता है वो अलॉटमेंट के साथ ही होता है। तो जो प्रीमियम का पैसा होता है वो किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ होता है। अभी आपके दिमाग में एक चीज चलेगा, सर प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के भी साथ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है एंड फाइनल कॉल के साथ भी हो सकता है।
तो अब तक आप लोगों ने जो स्टडी किया अपने इंटरमीडिएट के लेवल पे, वो कहाँ ड्यू होता था? अलॉटमेंट के साथ ड्यू होता था। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट के साथ पहले बता देते हैं, फिर बाकी एप्लीकेशन के साथ और सबके साथ बता देते हैं। जब ड्यू होता है तो आप लिखते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, बीइंग allotment money due with premium। दैट इज क्लियर। अलॉटमेंट मनी क्या हुआ? प्रीमियम के साथ ड्यू हो गया। अलॉटमेंट मनी प्रीमियम के साथ ड्यू हो गया। दैट इज क्लियर। अब देखो, जब ये पैसा मिलेगा, व्हेन allotment money received with premium। बहुत सिंपल सेंटेंस है, जैसे आपको हमेशा पैसे मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being allotment money received with प्रीमियम। अलॉटमेंट का पैसा क्या हुआ? प्रीमियम के साथ मिल गया। दैट इज क्लियर। एक क्वेश्चन लिखें, मैं यही लिख देता हूं। यक्स कंपनी लिमिटेड issued 10,000 equity shares at the rate of ₹10 each at premium of ₹2 per shares। Okay, application ₹2 allotment with premium ₹6 balance first and final call। okay, pass the journal entries in the books of company if all call made and received, सभी कॉल्स किए गए और वो पैसा क्या हुआ बेटा? मिल गया। ओके, all call duly made and received, that is clear। and prepare balance sheet also, okay। तो सबसे पहले जर्नल डेज में आते हैं। कहाँ आते हैं? जर्नल डेज में। आई होप कि आप लाइन जो जर्नल के हैं उसे ड्रा कर लेंगे। डेट, particulars, LF, amount and amount credit, amount debit। एक्चुअली क्या है ना कि आप जब ये कर लेते हो तो लगता है कि आप सिस्टमैटिक हो, तो आई होप कि आप इसे जो है अच्छे से लिखेंगे। तो सबसे पहली जर्नल डेज क्या होगी? एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? एप्लीकेशन का पैसा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने का?
भैया आपने शेयर्स कितने इशू किए थे? 10,000। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलेगा? 20,000। आप यहाँ डेबिट में भी 20,000 लिख देंगे, आप यहाँ क्रेडिट में भी 20,000 लिख देंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इस एप्लीकेशन के पैसे को क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। दैट इज क्लियर। यानी कि सेकेंड एंट्री जो होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? सर 20,000। दैट इज क्लियर। ओके। Third, when allotment money due, when allotment money due, so share allotment account debit to share capital account to security premium reserves account. Now students, you issue 10,000 shares, okay? And rupees 2 on application, rupees 6 including premium. What amount of premium issued by company? Rupees 2. So allotment money 4 rupees and rupees 2 application include here in rupees 6. Okay, 2 rupees premium and 4 allotment means capital money. That is clear? Swarnima, आप बताओ। यहाँ ₹6 है, ठीक है, तो इसमें ₹2 एप्लीकेशन का ऐसा ₹2 प्रीमियम का इसमें अलॉटमेंट में इंक्लूड है कि नहीं? तो अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा? 4 रुपीज। ओके, तो 10,000 शेयर्स इशू किया तो 40,000 तो हो गया अलॉटमेंट का पैसा। कैपिटल के सामने कितना लिखेंगे? 40,000। और 10,000 शेयर्स इशू किया तो 2 के भाव से 20,000 क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स है। दोनों मिला के कितना होता है? 60,000। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम लिख लेंगे। बीइंग allotment money due with premium. ओके, अभी पैसा मिल जाएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या क्या कहा है? ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, ऑल कॉल मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, ये वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, है कि नहीं? बोलिए। ओके, चलो। एंड अब क्या होगा? ये चौथा, पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा? सबका सब 60,000 पैसा मिल गया है। कहां से मिला है? टू शेयर allotment account, that amount is 60,000 being allotment money received with premium. एंड फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए एंड फर्स्ट कॉल को पा लीजिए, है कि नहीं? तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? चलो मैं फर्स्ट कॉल की एंट्रीज इधर लिख दूं। यस सर। लिखेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्रीज के लिए डेट particular LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये डेट particulars LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ओके, फर्स्ट कॉल एक ही कॉल ही है बेटा, यानी कि बैलेंस कितना बचता है? ये देखो 2 + 4 6 हो गया। तो अब फाइनल कॉल का पैसा कितना है? 4 रुपीज है।
नहीं समझ में आया? भाई 10 रुपए का शेयर्स था, इसमें से 2 एप्लीकेशन पे चला गया 8, 4 अलॉटमेंट पे चला गया, तो 4 बचा किसके लिए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। जब अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड हो और क्वेश्चन ने कह दिया कि बैलेंस विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये निकालने के लिए बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता कि वो बैलेंस कितना बचा। तो बैलेंस मालूम है, आपने शेयर्स, एक शेयर्स कितने का इशू किया? 10 का। तो 2 एप्लीकेशन में चले गए, आपने निकाला 4 अलॉटमेंट के लिए, तो 2 4 6 एंड बचा कितना? 4 रुपीज। इट इज बैलेंस फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री हो जाएगी, पहले तो इस कॉल्स को ड्यू कीजिए। कॉल्स ड्यू की एंट्री क्या होती है? ये आपकी 5th एंट्री है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितने से बेटा? 4 रुपीज आपने लिखा, तो 10,000 शेयर्स इशू किया इंटू 4 यानी कि 40,000। दैट इज क्लियर। रुपीज 40,000 ड्यू हो गए। एंड देखो 40,000 मिल भी गए, 40,000 आपको क्या हुए? मिल भी गए। तो 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखना आप लोग, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एट 40,000। दैट इज क्लियर। ओके, बैलेंस शीट बनाया जाए? यस। क्यों भाई, बैलेंस शीट बनाया जाए? चलिए ठीक, बैलेंस शीट बनाते हैं 1 मिनट। तो बेटा बैलेंस शीट के लिए आपने कॉलम्स ले लिया, लिखेंगे इसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड में आपने लिखा इक्विटी शेयर्स। हमने आपसे एक बात किया था लास्ट क्लास में, जो अकाउंट क्लोज हो जाता है वो तो बैलेंस शीट में आता नहीं, जो अकाउंट ओपन है। चलो देखो, ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, शेयर फाइनल कॉल डेबिट हुआ, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो गया। दैट इज क्लियर। ये अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब देखो हम लोगों के पास अकाउंट बचा कौन है? ये देखो, कैपिटल एक जगह, कैपिटल 2 जगह और कैपिटल 3 जगह। कुल कितना होता है? 20,000, 40,000, 20,000, 40,000, 60,000 एंड 40 है कि नहीं? देखो तो कितना हो गया? 1 लाख। अच्छा, 1 लाख शेयर कैपिटल हो गया। दैट इज क्लियर। अब देखो, अभी आपका क्या बचा हुआ है? ये देखो सिक्योरिटी फ्रॉम रिजर्व्स भी है। क्या है? सिक्योरिटी फ्रॉम रिजर्व्स। क्या अकाउंट क्लोज हो गया? नहीं हुआ है। तो यहां लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, लिखेंगे सिक्योरिटी फ्रॉम रिजर्व्स। कितने से बेटा? 20,000। और ये आपका टोटल पैसा हो गया 1,20,000। यानी टोटल अमाउंट कितना दिखाएंगे? 1,20,000 दिखा दिया। अच्छा, एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, जो बैंक का बैलेंस है वो आपका आ जाएगा एसेट साइड में। जो बैंक का बैलेंस है, तो बैंक का बैलेंस टोटल देखिए कितना है। ये देखिए 20,000, ये देखिए 60,000, 80,000 और ये देखिए 40,000, यानी 1,20,000। यानी कि ये भी फिगर 1,20,000, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। दैट इज क्लियर। बैलेंस शीट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को।
बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि बैलेंस शीट यदि नहीं बनाते हो तो आपके 2 मार्क्स काटे जाते हैं और बैलेंस शीट में होता कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। When premium money received with application, when premium money received with application, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंपनी ने कहा मुझे प्रीमियम का पैसा कैसे चाहिए? एप्लीकेशन के साथ चाहिए। दैट इज क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी हो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग application money received with premium, that is clear बेटा। आपने क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा भी देखो, प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ पा लिए। तो जितना प्रीमियम होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा और जो कैपिटल का पैसा होगा वो कैपिटल में चला जाएगा। मान लो आपने 1,10,000 रुपए एप्लीकेशन के पाए, ठीक है, जिसमें 1 लाख किसका है? कैपिटल का है और 1 लाख किसका है? 10,000 सॉरी प्रीमियम का है। तो आप एंट्री लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1,10,000 से। दैट इज क्लियर। अच्छा, जो कैपिटल का पैसा है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाएंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम reserves account 10,000 being amount transferred to capital account and security premium reserves account. ओके। अच्छा, एक एंट्री इसकी और भी हो सकती थी, एक एंट्री इसकी और भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डायरेक्ट हो सकती थी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। कितना पाए थे? 1,10,000। तो बेटा ये केसेस क्या थे कि शेयर कैपिटल में आप लेके चले जाओ 1 लाख एंड 10,000 लेके चले जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में। बट ये केसेस कब थे? जब मान लो पार्शियल पेमेंट हो रहा हो तो ये अपनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां एप्लीकेशन आपको मिलना है। दैट इज क्लियर। बोलिए। अच्छा, एप्लीकेशन के साथ भी ये कहानी हो सकती थी कि शेयर कैपिटल अकाउंट में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। लेकिन हम आपसे हमेशा कहेंगे कि ये एंट्री पास कीजिए भाई, पहले पैसा मिल जाए, फिर जितना कैपिटल में ले जाना है कैपिटल में, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ले जाना है उतना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में। इससे आपकी एंट्रीज बिल्कुल ओपन हो जाएगी, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है। अब मान लो ये पैसा कॉल्स के साथ ड्यू हो रहा हो। किसके साथ? कॉल्स के साथ। तो क्या एंट्रीज होगी कॉल्स के साथ जब ड्यू होगा? तो चलो देखते हैं कॉल्स के साथ जब ड्यू होता है तो क्या एंट्री होगी। यानी कि जब ड्यू होगा तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट होता है। जब ड्यू होता है तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू
save capital account when call money due with premium। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम reserves account being call money due with प्रीमियम। ओके, जैसे अलॉटमेंट के साथ जब ड्यू हुआ था तो क्या लिखा था, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सेम यही बात यहाँ पे भी होनी है, बस क्या होना है, यहाँ कॉल हो जाएगा। अच्छा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट बीइंग amount of call received with premium। यानी कि कॉल का पैसा जो मिला वो प्रीमियम के साथ मिल गया या प्रीमियम का पैसा कॉल के साथ मिल गया। बेटा कॉल का मतलब, अब देखो यहाँ पे यदि फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का नाम लिख देंगे और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल का नाम लिख देंगे। अगर सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल का नाम लिख देंगे, यानी कॉल कोई भी होगी आप उसका नाम लिख देंगे। यानी प्रीमियम, अब मालूम है मैंने डिफरेंट किताबों में जो क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने देखा कि प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ड्यू है। बच्चे के दिमाग में अभी चलता था कि केवल वो अलॉटमेंट के साथ ड्यू होता है, अब क्या किया जाए। तो अब क्या करना है, प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट कर लो, कभी भी मिलना हो। अभी देखो, अभी आपके बुक में एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में कि प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ मिलना है। अब बच्चे ने अब क्या करें, उसको मालूम ही नहीं है कि एप्लीकेशन के साथ मिला है, तो भाई पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो कहीं पे भी मिले लेकिन लिखना तो होगा ही। एप्लीकेशन के साथ मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू ऐसे एप्लीकेशन अकाउंट सीधे लिख दो, या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेव एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन में दो पैसा इंक्लूड है, एक तो कैपिटल का इंक्लूड है तो प्रीमियम का रिजर्व। तो आप क्या करो, एप्लीकेशन डेबिट कर लो, टू कहाँ ले जाना है, कैपिटल में ले जाना है तो टू सेव कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ले जाना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा, ऐसा क्यों किया, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, आगे चल के हम बताएंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे एप्लीकेशन में ही पैसा सब आता है, तो दो तीन चीजें होती हैं उसमें, रिजेक्शन भी होता है, एडजस्टमेंट भी होता है कि नहीं। तो रिजेक्शन और एडजस्टमेंट को दोनों को उस समय बताएंगे जब आपकी आगे की क्लासेस चलेंगी। तो ये बिल्कुल टॉपिक समझ में आया कि नहीं। अच्छा, प्रीमियम का पैसा कहाँ हमेशा लिखा जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा बैलेंस शीट में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का पैसा बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में, यानी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हेड में लिखा जाएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालें आप लोग, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स पेड इन एडवांस। दो टॉपिक आपका कल की क्लास में चलेगा, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इससे संबंधित जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होंगे आप उसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।